गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले सप्ताह से ही हम लोग माता का आंचल पाठ पढ़ रहे थे और ये पाठ अभी अधूरा ही रह गया है। तो आइए आज इस पाठ का प्रश्नोत्तर पूरा कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं और कल से हम लोग व्याकरण वाले हिस्से पे बात करेंगे। संभवतः रचना के आधार पे वाक्य भेद पढ़ेंगे, लेकिन आज इस चैप्टर का जो प्रश्नोत्तर है उस पर बात कर लेते हैं। माता का आंचल शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है, जो कि एक कथा के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और इस कथांश का नायक है भोलानाथ, जो कि स्वयं लेखक का भी बचपन का नाम रहा है और स्वयं लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद करके शायद इस कथानक को खड़ा किया है। तो इस पाठ के जो प्रश्न हैं उस पर बात कर लेते हैं आज हम लोग। पहला सवाल है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? आप अपने अनुभव के आधार पर कि कब आप पिता के साथ रहना पसंद करते हैं, कब माँ के साथ, आप इसका जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। बशर्ते आप देखेंगे कि पाठ जहाँ से शुरू होता है अधिकतम समय बच्चा अपने पिता के साथ ही रहता है। पिता उसे अपने साथ साथ जहाँ जाते हैं ले भी जाते हैं। बच्चा जब खेल रहा होता है अपने साथियों के साथ, तो उसके खेल में बीच बीच में जो इंटरफेयर या शामिल होने की स्थिति है वो पिता की अधिक रहती है। लेकिन माँ का स्थान जो होता है वो बिल्कुल जुदा होता है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो जो पहला उसका संपर्क होता है, जिसका सानिध्य मिलता है, वो माँ ही होती है। तो माँ से प्यार और लगाव की भरपाई पिता कभी नहीं कर सकते। एक जिस आंचल के तले वो पला बढ़ा होता है और बचपन का समय जो गुजरा होता है, तो जो विश्वास की एक डोर माँ से बंधी होती है, पिता के साथ वो लगाव उस स्तर का नहीं हो पाता। इसीलिए जब बच्चा भोलानाथ बहुत डर जाता है तो अंततः वो माँ के पास ही जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण यही होता है कि माँ बच्चे को हर डर और भय से बचा करके उसे एक भरोसा दिलाती है कि जब तक माँ है, तुम माँ के छाया में हो, तब तक तुम सुरक्षित हो। तो ऐसा कुछ जवाब हम इस सवाल का दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है और मैं पाठ पर जब बातचीत कर रहा था, पाठ पढ़ रहा था, तो उस दौरान भी मैंने जिक्र किया था इस सवाल का कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसके दो कारण मैंने बताए थे। पहला ये कि हर आदमी का एक दायरा होता है और वो चाहता है कि हमारा जो दायरा है उसमें हमारे व्यक्तित्व का, हमारा जो इमेज है वो अच्छा बना रहे। रोना आमतौर पे कमजोरी का निशानी माना जाता है, तो बच्चा जब अपने एज ग्रुप को देखता है तो रोना बंद कर देता है ताकि बाद में ये लोग मजाक न उड़ाएं। पहली बात। दूसरा, अब उसका ध्यान फिर से खेल की तरफ लग जाएगा, तो रोने और जो दुख जिस कारण से वो रो रहा था उसका ध्यान उधर से हट करके खेल से हासिल होने वाले मनोरंजन पर टिकता है और उसका मन बहल जाता है, इसलिए भी वो चुप हो जाता है। लेकिन मुख्य कारण वही है कि बच्चे शायद उसे चिढ़ाएं, उसके एज ग्रुप वाले, इस वजह से भी वो रोना बंद कर देता है और फिर से जा कर के उन बच्चों में वो घुल मिल जाता है। तीसरा सवाल, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। अब पता नहीं आपके खेल में क्या कुछ शामिल रहा है।
कबड्डी अगर आप लोगों ने खेला होगा तो कबड्डी 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 करते हुए जब बच्चे जाते हैं तो कबड्डी कबड्डी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मुझे याद आ रहा है बचपन में हम लोग बोलते थे इमली का पत्ता चल कलकत्ता दल्ले छू। दल्ले छू बोलने में क्या होता था कि थोड़ी सी बेईमानी की है जो भी, अब सांस देर तक टिकी रहती थी तो कुछ लोग इसे नहीं अलाउ करते थे कि नहीं ये बोलते हुए कबड्डी नहीं करना है। तो ऐसे भी और भी सारे चीज़ें हैं, या छिटकित कित कित खेलते हैं लोग तो बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे खेल में आपको हो सकते हैं। चौथा, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्नता है कि आज की जो पीढ़ी है या दिन पर दिन जो नई पीढ़ी सामने आ रही है, दिन पर दिन आउटडोर गेम्स कम होते जा रहे हैं। इंडोर गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम, मोबाइल वीडियो गेम्स ने आउटडोर गेम्स को एक तरह से रिप्लेस कर दिया है। एक आप सर्वे कर लें तो अगर जिस बच्चे के पास आसानी से उपलब्ध है स्मार्टफोन या कुछ भी, तो शायद वो आउटडोर गेम से ज़्यादा अपने फ़ोन के ही अलग अलग गेम्स खेलने में ही लगा रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पबजी वगैरह जैसे गेम इतने फेमस नहीं होते। तो आप देख सकते हैं, या कम से कम आजकल जो गिल्ली डंडा और कबड्डी और चिक्का और इस तरह के लुक्का छिपी और पिट्टो जैसे खेल, या दूल्हा पाती जैसे खेल, या बाग बकरी जैसे खेल, जो जिसके लिए बहुत खेलने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लगभग वो तो कम हो ही गए हैं। अब उसके जगह पे कोई खेल रहा है तो क्रिकेट है, फुटबॉल भी उतना पॉपुलर नहीं है। फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, या घर में लूडो, कैरम, इस तरह के गेम्स हो रहे हैं। और आपने देखा होगा इस पाठ में ऐसे किसी भी खेल का यहाँ पर कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो काफ़ी कुछ बदल गया है। मुझे तो लगता है इस पाठ में जो भी जिन खेलों का जिक्र है अब वो बहुत कम हो गए हैं, और वैसे खेल संभवतः बड़ी कम बच्चों को ही खेलने को मिल रहे हैं आजकल। पांचवा सवाल है, पाठ में ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। अगर मुझसे पूछिए तो मैं तो कहूँगा कि इसमें जो भी प्रसंग है, पूरा का पूरा पाठ है, ये दरअसल देहाती दुनिया का जो बचपन का जो जिक्र है वो पूरा का पूरा हिस्सा ही मन को छू जाने वाला है। लेकिन अगर फिर भी कहिए तो जो हिस्सा है जहाँ पर पिता बार बार अपने बच्चे के साथ खेल में शामिल होते हैं, बच्चे के साथ कुश्ती लड़ते हैं और खुद गिर जाते हैं और उसे जीतने देते हैं, या बच्चा जब उनकी दाढ़ी मूछें उखाड़ता है तो वो झूठ मूठ करके बहुत दुख रहा है, रोने लगते हैं, ये सब हिस्सा बहुत मन को छू जाता है। या लास्ट में जब बच्चा सांप के डर के मारे आकर के माँ के आंचल में छुप जाता है, सस करता है, लाख पिता बुलाते हैं, नहीं जाता है, तो वहाँ दिख जाता है इस पाठ की जो शीर्षक है माता का आंचल, वो सार्थक हो जाता है कि माता का प्रेम का, माता के लगाव का, माता के स्नेह का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये दो प्रसंग मेरे हिसाब से ज़्यादा टची हैं। हालांकि पूरा का पूरा चैप्टर से मन को छू लेता है, बड़ी ओरिजिनलिटी है यहाँ पर, किसी भी तरह का बनावटीपन नहीं दिखता पूरे पाठ में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, इस उपन्यास में 30 के दशक का यानी 1930 से 1940 के आसपास जैसा माहौल था गाँव में, गाँव की जो जीवन शैली थी उसका जिक्र है। और आज 2020-21 में लगभग 90 साल के आसपास, 80-90 साल में काफ़ी कुछ बदला है। हालांकि 90 साल तो बहुत होते हैं, पिछले 20-25 सालों में जितना तेज़ी से बदला हुआ, 2000 के बाद जब हम लोग 21वीं सदी में आए तो 20वीं सदी से 21वीं सदी काफ़ी मायनों में बदल गई। हमारी जीवन शैली में विज्ञान और विज्ञान से जुड़ी चीज़ों का और इक्विपमेंट का, तकनीक का इतना अधिक प्रयोग शामिल हुआ हमारे रोज़ रोज़ के जीवन में भी कि काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें पीछे छूटते चले गए। ना उसमें सिर्फ
खेल है बल्कि खान पान, पहनावा, हर चीज़। तो आप अपने जीवन से कंपैरिजन करके कि देखिए इस पाठ में क्या कुछ है और उस तरह का लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिलता है कि नहीं। आजकल दूध भात खाने पर बच्चे उतने जोर नहीं देते या उतना लगाव नहीं है जितना पिज़्ज़ा बर्गर मैगी मिल जाए तो खा लें। तब शायद ये चीज़ें गांव-गांव में कोई नाम भी ना सुना हो। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से आपको लिखना है और आप क्या महसूस करते हैं। दरअसल कुछ भी हम चीज़ें आँख के सामने देखते हैं और वैसा वाक़या या वैसा कोई चीज़ हमारे जीवन में होता है तो हम एक कंपैरिजन करने लगते हैं। तो यहाँ पर आप इस पाठ में भोलानाथ के माता पिता का जुड़ाव कैसा है बच्चे के साथ, कैसे माँ अपना प्यार दर्शाती है, पिता कैसे दर्शाते हैं, वैसे भी आपके माता पिता अपना प्यार आपके प्रति कैसे दर्शाते हैं वो कुछ याद करके आप यहाँ पे अपने तरीके से डायरी लिखिएगा। डायरी लिखने का स्टाइल एक कुछ भी फ्री जैसे महसूस करते हैं आप लिख सकते हैं। और कुछ नहीं तो हिंट के लिए आपको बता दूं कि आपने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था पौधे के पंख, वो भी डायरी शैली में था, तो वैसे ही आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो भी वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये सवाल भी पाठ आपने पढ़ा है उसका जो समरी है, आप वो घटना की कैसे पिता जब पूजा भी करते हैं तो उसे बैठा लेते हैं और भभूत का टीका बच्चे को लगा देते हैं। जब जाते हैं राम नाम लिख करके वो आटे की गोली बना करके मछलियों को खिलाने, तो बच्चे को अपने कंधे पर ले जाते हैं और रास्ते में पेड़ पर झूला झुलाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं। बच्चा जब खेल रहा होता है तरह तरह के खेल तो उसके खेल में शामिल हो जाते हैं वो लोग, वो मिट्टी का वो खाना और मिठाई बना करके खेलते हैं तो पिता भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। बच्चे का वो गुस्सा होकर के पिता का मूंछ या दाढ़ी खींचता है तो वो झूठ मूठ करके दुख रहा है, रोने लगते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। माँ कैसे पिता थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं तो माँ आकर के कहलाती है कि मर्द क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, और वो निवाला बना करके कौर बना करके तोता मैना नाम रख करके बच्चे को जल्दी जल्दी खिलाती हैं, या उसे नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके तैयार कर देती हैं बाल कृष्ण के रूप में। तो वो तमाम प्रसंग का जिक्र आप इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो शीर्षक की उपयुक्तता लास्ट स्टेंजा में क्लियर हो जाता है कि कैसे बच्चा जो बहुत डरा होता है तो माँ के आंचल में आकर के छिप जाता है और पिता लाख बुलाते हैं, पिता के पास वो नहीं जाता है। और दरअसल वो हिस्सा दिखा देता है कि माँ के आंचल का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। माँ के स्नेह का, माँ के लगाव का, माँ के ममता का, माँ का प्रेम का, पिता लाख प्रेम कर ले, लाख अपनत्व दिखा ले, लेकिन एक ऐसा समय होता है कि जब संकट में बच्चा होता है तो सबसे अधिक भरोसा उसे माँ पर होता है, माँ की गोद में ही होता है। हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा माँ की गोद में अपने को सबसे सुरक्षित और सबसे सुकून में महसूस करता है। तो इस पाठ के अंत में भी ऐसा दिखाया गया है और ये दृश्य इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक होना बहुत ही उपयुक्त बताता है। दूसरा अगर शीर्षक अगर आप देना चाहें तो अगर नायक के रूप से देने जाएँ तो भोलानाथ या मेरा बचपन या भोलानाथ का बचपन, ऐसा कुछ शीर्षक भी आप चाहें तो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। तो क्या करते हैं, अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे उनके काम में हाथ बटा करके या उनका पसंदीदा चीज़ करके या उनका मान लो कोई काम कर दिए, या कोई बच्चे गले मिल लेते हैं, हग कर लेते हैं, या शब्द से बोल करके आई लव यू मॉम या आई लव यू डैड, अलग अलग तरीका हो सकता है। आप सबसे अच्छा है कि
आप किस तरीके से, अगर आपको जब कभी फील होता है, अच्छा फील होता है, अटैचमेंट दिखाना चाहते हैं अपने मम्मी या पापा से, तो आप क्या करते हैं? आप जो भी करते हैं वो लिख दीजिए। इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो दरअसल आप देख सकते हैं कि आज के बच्चे इतने बेफिक्र नहीं। हमारी बच्चों की जो दुनिया है, आज के बच्चों की दुनिया तनाव से घिरी हुई दुनिया है। सिलेबस का दबाव है, पढ़ाई का है, सबसे अच्छा करने का दबाव है, तरह तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इस पाठ में जो बच्चे हैं उनकी दुनिया बिल्कुल तनाव मुक्त है, बेपरवाह है, मस्ती है। इनके जीवन में किसी भी तरह का तनाव नहीं है। इसीलिए बच्चे कहते हैं कि जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। तो खर्ची का तंग दरअसल तनाव, वो तनाव वहाँ पर एक उम्र के बाद ही, पहले क्या जो जीवन शैली था उसमें था। बच्चे की ज़िंदगी बेपरवाह और मस्ती से भरी होती है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज की जो बच्चे हैं, उनकी दुनिया इतनी बेपरवाह और मस्ती से भरी हुई नहीं है। बच्चे जो बड़े होते हैं उन पे तनाव बढ़ता ही जाता है। तनाव सबसे अच्छा करने का, तनाव क्लास में टॉप करने का, तनाव अपने रिलेशन में सबसे अच्छे बच्चे के रूप में जाने का, पढ़ाई कंप्लीट करने का, ये सीखने का, वो सीखने का, और इससे बच्चों का कई बार तो बचपन छिन जाता है। तो ये दबाव बदलते समय के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई बार इसका असर बच्चों पर बहुत ही बुरा पड़ रहा है। कई बार बच्चे अपनी क्षमता से अधिक जब उनसे उम्मीद किया जाने लगता है और बच्चे जब वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बिल्कुल उनका मन उचट जाता है पढ़ाई से, या वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, या एक बार अगर वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाए और कोई डांट देता है तो दोबारा वो काम उन्हें करने का मन नहीं करता, या तो डर के मारे या चिड़चिड़ाहट की वजह से। तो आज की बच्चों की दुनिया हम कह सकते हैं कि पहले के बच्चों की दुनिया तनाव रहित थी, उसमें मस्ती था, बेपरवाही थी। लेकिन आजकल के बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल तनाव मुक्त नहीं है, उसमें तरह तरह के तनाव हैं और बेपरवाही भी वैसी नहीं है। बच्चों से भी आजकल परफेक्शन का उम्मीद किया जा रहा है और इस वजह से बच्चे तनाव में जी रहे हैं। लास्ट सवाल है, फरीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन, जैसे ये पाठ आपने पढ़ा और ये आंचलिकता थी, एक गंवई समाज का जिक्र था इसमें। गांव की जो जीवन शैली और जो घटनाएं होती हैं उसको आधार बना करके ये कहानी और उपन्यास अंश की रचना की गई है। हमारे हिंदी साहित्य में रेणु और नागार्जुन दोनों मिथिलांचल के थे, बिहार के ही, उत्तरी बिहार के मिथिला वाले हिस्से के लोग थे। तो दोनों लोग आंचलिक रचनाओं के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनकी तमाम रचनाएं आंचलिकता से भरी हैं, यानी उन रचनाओं के बैकग्राउंड में, उन रचनाओं की जो मुख्य स्टोरी है उसमें ग्रामीण घटनाओं का है, गांव के जीवन और उसकी घटनाओं का ही जिक्र है। तो अगर आप चाहें कुछ वैसी और रचनाओं को पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। मैं उन रचनाओं का नाम बल्कि बता दूं, अगर रेणु का अगर आप कहानी पढ़ना चाहें तो एक कहानी है लाल पान की बेगम, वो आप कहीं से आसानी से गूगल करके ढूंढ के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उनकी एक कहानी है ठेस, ये भी बड़ी अच्छी कहानी है, रेणु की ही कहानी है। एक उनकी कहानी है आदिम रात्रि की महक। ये सब कहानियाँ हैं। उपन्यास अगर आप पढ़ना चाहें, चूँकि उपन्यास बहुत मोटा होता है, 200-300 पेज की एक ही स्टोरी रहती है, तो नावल पढ़ना चाहे तो मैला आंचल और परती परी कथा, ये फेमस नावल है रेणु का। नागार्जुन का पढ़ना चाहे तो बाबा बटेश्वर नाथ या वरुण के बेटे या बलचन माँ, ये सब चर्चित रचनाएं हैं। तो अगर आप चाहें, कुछ नहीं तो आप लाल पान की बेगम, ठेस और आदिम रात्रि की महक, अगर इसमें से कोई भी कहानी आपको मिल जाए तो पढ़िए, शायद आपको बहुत अच्छा लगे। और आप अगर किसी बड़े उम्र के लोगों के साथ, अपने माता पिता में से किसी एक के सामने बोल बोल के पढ़ें तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो भी अपने बचपन को याद कर लेंगे। या अपने दादा दादी हैं तो उनके सामने ठेस कहानी पढ़िए या लाल पान की बेगम कहानी पढ़िए, तो वो भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएं कि वाकई पहले का जीवन जो था ऐसा ही था, और ये जो भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है या वर्णन किया गया वो काफ़ी नेचुरल है। तो इसके साथ ही ये पाठ हम लोगों का पूरा हो गया और
आप इस चैप्टर का फेयर नोटबुक्स तैयार कर लेंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या अलग अलग कॉपी बनाएं, तो अलग अलग कॉपी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कॉपी बनाइए फेयर नोटबुक का, और जैसे जैसे जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको फेयर कर लीजिए। नेक्स्ट पेज से अब अगला चैप्टर कंप्लीट हो रहा था उसको करिए, उसे लगेगा कि चैप्टर आपको इसी सीरीज में पढ़ाया गया है, और कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कॉपी पे आप चैप्टर वाइज उतारते जाइए फेयर। तो कल से हम लोग ग्रामर वाले पोर्शन से पढ़ेंगे। हम लोग 2 चैप्टर्स गद्य से, 2 पद्य से, और 1 चैप्टर कृतिका से पढ़ लिए। और इस हफ्ते में हम लोग ग्रामर का कम से कम एक टॉपिक तो ज़रूर पढ़ लें, रचना के आधार पे वाक्य भेद। अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर और भी पढ़ लेंगे, लेकिन कम से कम ग्रामर का एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, और वो टॉपिक रहेगा रचना के आधार पे वाक्य भेद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।